हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हमने परीक्षा वाणी की एक सीरीज़ शुरू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा वाणी के सभी चैप्टर्स को डिटेल में कवर कर रहे थे। ये आपका दूसरा चैप्टर है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। इसका पहला भाग मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग इसे देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा अच्छे से। तो आप जानते हैं कि जो परीक्षा वाणी के पहले चैप्टर हैं, जैसे आपका इतिहास वाला हो गया या फिर भौगोलिक विभाजन हो गया, वो बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं, इसलिए इनके 2 या 3 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने उत्तराखंड का विस्तार, उत्तराखंड की सीमाएं, ये सारी चीज़ें कवर की थी। आई होप कि आप लोगों ने उसे अच्छे से नोट कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से नोट करके और मैप की सहायता से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा। और सीमाओं में बहुत आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपने अच्छे से मैप देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सीमा लग रही है, किस देश से लग रही है, किस राज्य से लग रही है, किन किन ज़िलों की सीमाएँ लग रही हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसमें परीक्षा वाणी प्लस जो अदर बुक्स हैं, मेन जो आपका मैप है उसको पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे तैयार कराया हुआ है, तो आप उसे कर लें। बाकी आप जानते ही हैं, अभी आपका परसों ही ये कनिष्ठ सहायक वाला एग्ज़ाम निपटा है और आपने उसमें लेवल देख लिया होगा, किस लेवल का वो पेपर बना हुआ था। तो आपने बहुत ही अच्छे से डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तैयार करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं जो ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट गार्ड पर फोकस्ड है। तो जो भी विद्यार्थी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन 100% पाना चाहते हैं, वो अपने इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें और अच्छे से रिवीजन करते रहें। बाकी भी आप लोग सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे, मैं प्रयास करूँगा अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो हम दे पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है आपका दूसरा पार्ट है किसका, भारत उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सीमाएँ पड़ जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने देखना है गंगा का मैदान, क्योंकि यहाँ तक हम देख चुके थे, ठीक है। गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक श्रेणियाँ, दून या द्वार क्षेत्र, लघु हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। आपको पता होगा कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा जाता है, जो 8 भाग यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले ही सजेस्ट किया हुआ हूँ और फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से उत्तराखंड की जियोग्राफी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ एक 20 रुपये 25 रुपये का मैप मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप उत्तराखंड का बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इस चैप्टर को या इस वीडियो को जब भी देख रहे हो तो अपने सामने मैप ज़रूर रखें, ताकि आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और लंबे समय तक आप याद रख सकें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना ही घुमा के पूछा जाए, आप लोग उसे बना पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैप ज़रूर रख लें। तो आज की वीडियो में हमने ये सब कवर करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मैप मैंने तैयार किया हुआ है। आपका जो पूरा उत्तराखंड है, इसमें हिमालय की श्रेणियों को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। तो आपके टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। तो ऊपर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सीमावर्ती, ठीक है, जैसे उत्तरकाशी है और चमोली और इसके बाद पिथौरागढ़। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ट्रांस हिमालय का विस्तार पाया जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय इनमें पाया जाता है। ट्रांस हिमालय को यहाँ पर जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में आप लोग आते हैं तो आपको दिखाई देता है महान हिमालय, जिसका विस्तार आपका 6 जनपदों में मिलता है, ठीक है। ये 3 जनपदों में फैला है ट्रांस हिमालय। महान हिमालय आपको मिलता है 6 जनपदों में। 6 जनपद कौन से हैं? 3 तो यही हो गए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये बागेश्वर वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है। मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बागेश्वर, ये वाला, ठीक है। तो ये बागेश्वर का भी हल्का सा कोना यहाँ पे मिलता है। इसके बाद ये महान हिमालय में ये वाला है बागेश्वर आपका, ठीक है। तो बागेश्वर का हल्का कोना यहाँ पे मिलता है 4। इसके बाद ये जो आपका रुद्रप्रयाग दिख रहा है, ये रुद्रप्रयाग का हल्का कोना यहाँ पे मिलता है। तो आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 जो जनपद हैं, इनमें ये महान हिमालय दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको लघु हिमालय 9 जनपदों में फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद शिवालिक 7 में, ठीक है। ये शिवालिक वाली रेंज दिखाई दे रही है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो शिवालिक के जस्ट दक्षिण में आपको मिलेगा भाबर क्षेत्र और इसके बाद तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर भी देख सकते हैं आप लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर भी, ठीक है। लघु हिमालय और महान हिमालय, इनके बीच में कुछ आप लोगों को भ्रंश और घाटियाँ भी दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इनके बीच में आपको दिखाई देता है ITFZ, ठीक है, यानी कि
इंडस सांगपो सचर जोन कहा जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये कई बार पूछा गया है। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, MBF। और शिवालिक और जो आपका तराई क्षेत्र है या गंगा का मैदान है, यहाँ पे आपको मिलता है HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है, या हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट HBF। तो ये आपको 4 फॉल्ट दिखाई देते हैं। फॉल्ट कहने का मतलब है आपका ऐसे क्षेत्र जो इन 2 पर्वत श्रेणियों को विभाजित करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आपको शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ क्षैतिज चौरस घाटियाँ भी दिखाई देंगी जिन्हें दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है इस वीडियो में, ठीक है। तो हम समझेंगे डिटेल में इसे आगे। तो यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, देखें, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय यानी कि लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद आपका दून वैली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे शिवालिक रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है, ये जो रेंज है शिवालिक। अब मैंने यहाँ पे सीधी लाइनें बनाई हुई हैं, जबकि आपकी जो रेंज है वो ऐसे करके फैली होती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कंसिडर करें कि यहाँ से यहाँ को फैली होगी इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद ये आ गया आपका महान हिमालय, फिर इसके बाद आ गया ये लघु हिमालय, यहाँ पे आती है आपकी दून घाटी, ये वाली, ठीक है, दून वाली वाला क्षेत्र। इसके नीचे आएगा आपका शिवालिक रेंज, फिर यहाँ भाबर, ये तराई क्षेत्र, और यहाँ पे है गंगा का मैदान, ठीक। तो ये आपने कवर करना है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्षेत्र पढ़ते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो देखिए, गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार केवल हरिद्वार जनपद में पाया जाता है। उसके अलावा किसी भी जनपद में हमारा गंगा नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो विस्तारित नहीं है, ठीक है। गंगा नदी तो आपका पूरा जब भागीरथी निकलती है उत्तरकाशी से, तो वहाँ से लेके हरिद्वार में राज्य से बाहर होने तक पूरा ही माना जाएगा गंगा का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन गंगा का जो मैदान है वो केवल हरिद्वार में मिलता है, वो भी इस वाले इलाके में, ठीक है। तो देखें, दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों, जैसे आपका कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू, इनसे निर्मित है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, नदियां जो है हिमालय से जब नीचे उतरती हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से उतरती हैं और अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं। लेकिन जब वो मैदान में पहुँचती हैं तो उनकी गति बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है और सारे अवसाद वहाँ बिखेर देते हैं, ठीक। तो उस अवसाद से धीरे धीरे मिट्टी की परतें बनती हैं और वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी बहुत तेज़ बह नहीं पाता, तो पानी भी वहीं पे रुक जाता है, जिससे वो क्षेत्र दलदली भी हो जाता है और बहुत सारी हर बार नई मिट्टी आती है, खादर मिट्टी, जिस वजह से वो उपजाऊ भी रहता है, ठीक। तो ये जो मैदान बना हुआ है महीन कणों वाले अवसादों से बना हुआ है, जिनमें कॉप मिट्टी, कीचड़ और बालू आदि आते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? हरिद्वार में। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ बाढ़ हर वर्ष आती है, बार बार आती है, यहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाती है, जबकि गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि हर साल नई परत चढ़ती है, और बांगर मिट्टी ऐसी मिट्टी है जहाँ पर एक बार बाढ़ आई बहुत तेज़ और बहुत सारा अवसाद जमा किया और वो ऊंचा हो गया अवसाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद उतनी ज़्यादा बाढ़ कभी आई नहीं, तो वो क्षेत्र बिल्कुल सूखा पड़ा है, अब दोबारा वहाँ पर मिट्टी जमाव नहीं होता है, तो उसे कहते हैं बांगर क्षेत्र। जबकि खादर क्या है? जहाँ पर हर साल नई खाद पड़ती रहती है, अर्थात नई मिट्टी, अवसाद जो है नए जमा होते रहते हैं, ठीक। इसके बाद देखें, यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी विशेषता है कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। कारण क्या है कि यहाँ हर साल नई मिट्टी आती है, नया अवसाद आता है, तो उसमें वनस्पति, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें मिलके आती हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहते हैं, ठीक। इसी कारण से अब यहाँ पे देखिए, नदी भी धीमी हो जाती है तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, तो इसी कारण से गन्ना, गेहूँ, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आपको पता होगा कि गन्ना और जो धान है ये बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें होती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो वहीं उगेंगी जहाँ पे पानी पर्याप्त होगा, तो तराई और गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। तो गन्ना, गेहूँ, धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हरिद्वार जनपद का मैंने मैप बनाया हुआ है, यहाँ कहीं आपका रुड़की पड़ता है और इससे आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे कहीं लक्सर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है हरिद्वार का, ये पूरा का पूरा गंगा के मैदान वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो ये आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। आगे देखते हैं, नंबर 2 तराई क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ पे देखें, हमने बनाया हुआ है, तो जो आपका हिमालय का विभाजन था उसमें सबसे नीचे आ रहा था तराई क्षेत्र। देखिए, गंगा का मैदान और तराई क्षेत्र लगभग एक जैसी संरचना है, ठीक है, एक जैसे क्षेत्र हैं, लेकिन अंतर सिर्फ बारिश का होता है कि अंतर बारिश कहाँ पे कितनी हो रही है। जो आपका गंगा का मैदान है यहाँ पे कम होती है, तराई क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बस इतना ही अंतर है। बाकी तराई और गंगा का मैदान लगभग एक जैसे क्षेत्र हैं, ठीक है, इसलिए एक साथ ही पढ़ते हैं। देखें, तो तराई क्षेत्र के अंदर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हमने कवर करना है।
हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर, मेनली कहाँ, उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे भैया कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। ये है आपका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के दक्षिणी भाग में यहाँ पे, ठीक है, नैनीताल का दक्षिणी भाग और उधम सिंह नगर का पूरा भाग और प्लस यहाँ वाला है हरिद्वार का उत्तरी भाग। तो ये पूरी जो पट्टी दिख रही है ये वाली, ये पूरी पट्टी कहलाती है आपकी तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर। देखिए तराई है तो 30, तराई 30, ठीक है, ऐसे करके आप लोग रिलेट करके याद रखें। 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का भी निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से ही हुआ है। वही कॉप मिट्टी, कीचड़, बालू, उनसे ही इसका निर्माण हुआ है। इसलिए मैंने कहा गंगा मैदान और तराई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए यहाँ फसलें भी सेम उगाई जाती हैं। बस अंतर क्या है वो देखें। इस क्षेत्र की उत्पादकता भी गंगा के मैदान के समान ही अत्यधिक है, ठीक है, तो सीधी सीधी बात लिखी हुई है। लेकिन अंतर यह है कि वर्षा अधिक होने के कारण तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदान से भिन्न है। तो यही बस इसमें एक मेन डिफरेंस दिखाई देता है कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और जो नदियां हैं वो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यहाँ तेज़ गति से बह नहीं पाती हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ जमा हो जाता है। तो बारिश अधिक हो रही है, नदी का पानी भी जमा है, तो ये क्षेत्र कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा तरी वाला क्षेत्र होगा, बहुत ज़्यादा पानी वाला। इसीलिए इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में आपका बहुत कम गहराई पर पानी इकट्ठा मिलता है, यानी कि कुएं मिल जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं यानी कि आर्टिजन वेल्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बना हुआ है और कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है तराई क्षेत्र आपका, और इस क्षेत्र की भी मुख्य फसलें हम लोग आगे देख लेंगे। तो जो आपका तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलों जैसे धान और गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरी है, तरी वाला क्षेत्र है, इसलिए तराई कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ, आलू आदि भी पैदा किया जाता है, ठीक है। इसमें देखें औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि इसी क्षेत्र के कस्बे हैं। तो आप देखेंगे जो हरिद्वार का औरंगाबाद क्षेत्र है, यहाँ पे हरिद्वार का उत्तरी क्षेत्र हमने इसमें इंक्लूड किया था, ठीक है, औरंगाबाद। इसके बाद हरिद्वार का ही थोड़ा आगे चलेंगे ज्वालापुर क्षेत्र, फिर इसके बाद आपका उधम सिंह नगर का आता है सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर। ये सभी क्षेत्र तराई के मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये सभी तराई में आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें औरंगाबाद और ज्वालापुर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि गंगा का मैदान का विस्तार मात्र हरिद्वार में पाया जाता है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि औरंगाबाद और ज्वालापुर क्या है, हरिद्वार के क्षेत्र हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि हरिद्वार, ज्वालापुर आदि किस क्षेत्र में पड़ते हैं, गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, इस तरीके से। तो आप लोग ध्यान रखें ये तराई में आते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में कुमाऊँ और गढ़वाल, ये इसकी दूसरी विशेषता है कि जो तराई क्षेत्र है इसमें कुमाऊँ और गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा और बंगाल आदि राज्यों के लोग भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जट मिल जाएंगे, बंगाली मिल जाएंगे, या फिर हरियाणा के लोग मिल जाएंगे, पंजाब के लोग मिल जाएंगे, सभी लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं भाबर क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र आता है भाबर क्षेत्र। तो देखिए भाबर क्षेत्र कहाँ पे है आपका, भाबर क्षेत्र का विस्तार इस गंगा का मैदान और तराई के जस्ट उत्तर में मिलता है, ठीक है। ऊपर ये वाला क्षेत्र जो है ये भाबर पट्टी में आता है। तो आप लोग ये समझेंगे कि जब ऊपर हिमालय से नदियाँ तेज गति के साथ नीचे आ रही हैं, ठीक है, और नीचे आते ही अचानक मैदान मिल रहा है भाई, जैसे आप लोग समझें कि ये ट्रांस हिमालय है, फिर इसके बाद ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक श्रेणी है, और इसके बाद आपका ऐसे करके आएगा ये गंगा का मैदान। यहाँ पे आएंगे आपके कंकड़ पत्थर। कैसे, देखें जो नदियाँ हिमालय से बह के आ रही हैं, यानी कि यहाँ से तेज गति के साथ बह के आई, बहुत तेज़ गति के साथ, और अचानक यहाँ से सीधा मैदान आ जाता है, तो ये नदियाँ जो अपने साथ अवसाद, मिट्टी, पत्थर बहा कर लाई हैं, उन्हें कहाँ इकट्ठा करेंगी, उस जड़ में जहाँ पर वो सबसे पहले गिर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ इकट्ठा करेंगी। इसके बाद नदी बहेगी तो अपने साथ अब बहुत तेज़ इसमें बहाव नहीं रहा, तो अपने साथ केवल बालू, कंकड़ और रेत लेके जाएगी, ठीक है, हल्का सा। तो उसे वो यहाँ बिछा देती है और यहाँ तैयार कर देती है मैदान पूरा। जबकि ये क्षेत्र जहाँ पे नदी सबसे पहले टकराती है, यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका भाबर क्षेत्र, ठीक है। अब भाबर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो ये जो आपकी कृषि भूमि है यहाँ की उपजाऊ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका खेती ज़्यादा नहीं की जाती है, तो जंगली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अब जंगली झाड़ियाँ हैं और पौधे हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आदमी यहाँ पर भभरी जाता है, यानी कि आदमी यहाँ पे क्या हो जाता है, जब घूमने निकला या फिर आदमी यहाँ पे एक तरीके से जाएगा तो खो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, बहुत सारी झाड़ियाँ होने के कारण। और यहीं से इसका नाम ड्राइव हुआ है भाबर क्षेत्र, ठीक है। भभरीना से भाबर क्षेत्र, पहाड़ी वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका भाबर क्षेत्र। देख लेते हैं
तराई के तुरंत उत्तर में और शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, तो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, ये देख लें आप लोग, ये शिवालिक श्रेणी है, इसके दक्षिण में होगा, और भाबर क्षेत्र ये जो है ये गंगा का मैदान और तराई के उत्तर में है। ठीक है, तो शिवालिक के दक्षिण और तराई के उत्तर में यहाँ वाला क्षेत्र भाबर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। इसकी चौड़ाई देखें तो 10 से 12 किलोमीटर, तराई था 20 से 30। ठीक है, ये है 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैला है। ठीक, पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है और पूर्वी भाग की ओर चलेंगे तो इसकी चौड़ाई कम मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा चुका है कि किस क्षेत्र की भूमि या किस क्षेत्र की विशेषता है, ऊबड़ खाबड़ भूमि, मिट्टी कंकड़ पत्थर और मोटा बालू। ठीक है, तो ये आपकी भाबर क्षेत्र की, जैसा कि मैंने बताया, नदियाँ तेज बह कर आएंगी और जैसे नीचे टकराएंगी, नीचे जहाँ उनको प्लेन मिलेगा तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो कंकड़ पत्थर जमा कर देंगे। ठीक है, जब तक बाढ़ की स्थिति न हो जाए यहाँ छोटे मोटे नदी नालों का अस्तित्व समाप्त सा ही लगता है। ठीक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर और यहाँ पे कंकड़ जमा हो गए हैं, तो इस वजह से जो नदी बहेगी वो पत्थर के ऊपर तो बह नहीं सकती, वो पत्थर के नीचे नीचे ही बहेगी। ठीक है, तो उन पत्थरों से कम डिस्टेंस पे, कम ऊंचाई पे नीचे नीचे बहती हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि यहाँ नदी बह भी रही है। जब बाढ़ की स्थिति होगी तब जाके उफान पे आते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ नदी भी है। ठीक, इसलिए जब आप ये टनकपुर वाले एरिया में जाएंगे तो टनकपुर पहुंचने से पहले पहले आपको जितनी भी नदियां दिखेंगी उन्हें रौखड़ कहा जाता है। ठीक है, उनमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नदी सूखी है और केवल पत्थर ही पत्थर यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक, तो वो आपका भाबर क्षेत्र का ही अस्तित्व है। नेक्स्ट फैक्ट देखें, इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली बेगवती यानी कि तेज धार वाली, ठीक है, तेज नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों, कंकड़ पत्थर मोटे बालू के निक्षेप से हुआ है। तो ये ध्यान रखें किस युग में इसका निर्माण हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। प्लीस्टोसीन युग में निर्माण हुआ है। ठीक है, प्लीस्टोसीन कैसे याद रखेंगे, मोटा कंकड़ पत्थर होगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उनके नीचे जो भी आएगा उसे पीस देंगे भैया। ठीक है, जितने मोटे कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े रौखड़ बन रहे हैं, तो सबको पीसते हुए ले जाएंगे। तो प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली तेज धार वाली यानी बेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों से इस भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, अब इतने बड़े पत्थर हैं, इतना मोटा यहाँ पे जो अवसाद है वो इकट्ठा किया गया है, तो कृषि कैसे होगी। अतः यहाँ पर ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर भबरी जाते हैं, खो जाते हैं, और इसीलिए इसे भाबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो कुछ क्षेत्रों में खुदाई करके उसको साफ करके कृषि भी करते हैं। ठीक है, तो कृषि कार्य ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल नहीं होता, कृषि कार्य होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। ठीक, तो ये है आपका भाबर क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं अगला शिवालिक रेंज। तो शिवालिक क्षेत्र हमने पढ़ा था भाबर के तुरंत उत्तर में शिवालिक। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। अब लग गई हैं पहाड़ियाँ, जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा कम ऊंचाई वाला, उसके बाद आपका महान हिमालय आएगा, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है महान हिमालय के तुरंत दक्षिण में, हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पे लघु हिमालय आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका शिवालिक श्रेणी, और उसके बाद तराई भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदान। ठीक है, इस तरीके से तो ये उत्तर से दक्षिण में क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे हमने गंगा का मैदान पढ़ा पूरा, इसके बाद हमने भाबर वाला क्षेत्र पढ़ा जहाँ पे कंकड़ बालू इकट्ठा थे, इसके बाद हमने अब शिवालिक को रेंज को पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से नदियाँ आई थी। इसके बाद हम मध्य हिमालय में चलेंगे, फिर महान हिमालय में चलेंगे, फिर ट्रांस हिमालय में, ऐसे करके दक्षिण से उत्तर की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए शिवालिक क्षेत्र जो है, शिवालिक क्षेत्र भाबर के तुरंत उत्तर स्थित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, शिवालिक कहा जाता है इनको। तो ये पहली पहाड़ी है। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा, गंगा का मैदानी क्षेत्र, भाबर क्षेत्र टाइप की यानी कि प्लेन चीज़ें पढ़ी, यानी कि जो प्लेन्स वाला एरिया होता है वो देखा, मैदानी भाग। अब हम पहाड़ की ओर बढ़ेंगे तो जो गंगा का मैदान है, बिल्कुल ऐसा सीधा मैदान, इसके सामने पहला पहाड़ है, पहली ऊंचाई। तो गंगा के मैदान से जो भी आपकी हवाएं आएंगी इससे टकराती होंगी, यहाँ खूब वर्षा भी करती होंगी। ठीक है, और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर आपको परिवर्तित दिखाई देंगी क्योंकि अब ऊँचाई वाला क्षेत्र आ गया है। ठीक, तो देख लेते हैं। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पात कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया और कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, महान हिमालय को लगा देते हैं या फिर ट्रांस हिमालय की ओर चले जाते हैं। ध्यान रखें भैया, जो शिवालिक है उसे बाह्य हिमालय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर से जब दक्षिण की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको महान हिमालय दिखाई देगा, फिर मध्य हिमालय दिखाई देगा। ये तो पूरी हिमालय की श्रेणियाँ अंदर है ना, पैक हैं। इसके बाद भी तो यहाँ को पहाड़ हैं, चाइना के अंदर आएगा वो बॉर्डर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा शिवालिक, और यहाँ से पूरा गंगा का मैदान खुला हुआ। तो सबसे बाहर कौन सी श्रेणी है, सबसे बाहर शिवालिक श्रेणी है जो कि गंगा के मैदान के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो इन
पहाड़ों को थोड़ी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी पहाड़ हैं, तो ये पूरे के पूरे पैक हैं हिमालय की रेंज, लेकिन यहाँ की ओर खुली हुई है, ठीक है, ये शिवालिक, इसलिए इसे बाह्य या फिर हिमालय का पाद कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखें, बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी यानी कि दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस पर्वत की चौड़ाई जो है आपकी 10 से 20 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले हमने तराई पढ़ा 20 से 30, इसके बाद हमने पढ़ा भाबर 10 से 12, ठीक है, भाबर बार, भार बार, तो ऐसे करके याद रखें, भाबर बार। और इसके बाद आपका शिवालिक क्षेत्र आता है 10 से 20 किलोमीटर, ठीक। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है पश्चिम में, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जो हिमालय रेंज है वो पश्चिम से पूर्व की ओर सक्रिय होती गई है। कारण है जो आपकी दक्षिण भाग से आई हुई प्लेट है, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है, और ऊपर की जो यूरेशियन प्लेट है उससे जब टकराव होता है तो यहाँ इंडियन प्लेट जो आपका पूर्व की ओर है उस ओर ज़्यादा दबी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं इंडियन प्लेट का मूवमेंट था, यहाँ यूरेशिया की प्लेट थी, तो ये आई इंडियन प्लेट कुछ ऐसी प्लेट, तो इस ओर इसने ज़्यादा जोर लगाया, तो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा दबी हुई है, इसलिए जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो ऐसे ऐसे करके यहाँ की ओर सक्रिय होती गई हैं। तो यहाँ की ओर उससे चौड़ाई ज़्यादा मिलती है और यहाँ की ओर कम मिलती है, और यही कारण है कि यहाँ ज़्यादा ऊँची पर्वत श्रेणी है। तो माउंट एवरेस्ट भी आप लोगों को पता होगा नेपाल वाले क्षेत्र में, ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो यही कारण है आपका। तो यहाँ पर आप देखते हैं पश्चिम में कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है, लेकिन पूर्व में कम होती चली जाती है। इस पर्वत श्रृंखला के चोटी की ऊंचाई, अब यहाँ से आपको ऊंचाइयाँ याद रखना जरूरी है, तो ऊंचाई यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग 700 से 1200 मीटर, ठीक है। तो ये पहला है 700 से 1200 मीटर, शिवालिक 7, शिवालिक 7। शिवालिक का संबंध 7 से क्यों है, क्यों मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो इसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर, दूसरा शिवालिक का विस्तार भी 7 जिलों में है, ठीक है। तो शिवालिक 7 आप लोग ध्यान रखेंगे। यह पर्वत श्रेणी अपने उत्तर स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांत दरार यानी कि विशाल घाटियों से अलग होती है। तो विशाल सीमांत दरार यानी कि कौन सा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, MBF हमने बात की थी। 4 सीमांत दरारें आपको मिलेंगी, ITSZ यानी कि इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है, यानी कि भारत तिब्बत सचर जोन। इसके बाद आपको मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश। आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तराखंड में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश मिलेगी। इसके बाद आपको मिलेगा MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद आपको मिलता है HBF या HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये 4 आपको फॉल्ट मिलते हैं जो कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद मध्य हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलता है आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी कि विशाल सीमांत दरार। और इसके बाद शिवालिक और गंगा के मैदान के मध्य मिलता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से इसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विशाल सीमांत दरार घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ से अलग अलग कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि विशाल सीमांत दरार किन के मध्य होती है, या फिर आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश मेन का सेंट्रल थ्रस्ट किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो ये आप लोगों ने याद करना पड़ेगा, ऐसे करके लिख लें, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखें, यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है जिसे 1.75 लाख से लेकर 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद करना है। देखिए परीक्षा वाणी का एक एक फैक्ट जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है वो तो मैंने इंक्लूड किया ही है, उसके साथ साथ ऐसे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग परीक्षा वाणी को आपने दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक एक फैक्ट मैंने इसमें कवर किया हुआ है। बहुत ही जो फालतू डेटा है केवल वही छोड़ा है, ठीक है। तो 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व से निर्मित हुआ माना जाता है। इसका निर्माण काल मिलता है आपका मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लीस्टोसीन तक। देखिए प्लीस्टोसीन में किसका निर्माण हुआ है, भाबर क्षेत्र का। भाबर में जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं सब पीस देते हैं, तो भाबर के तुरंत उत्तर में आती है शिवालिक। तो इसका निर्माण प्लीस्टोसीन के शुरू होने तक हो चुका होगा, उसके बाद भाबर बना होगा, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन से पहले मायोसीन, ठीक। इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है, होलोसीन, ये सब क्या होते हैं इनको हम पढ़ेंगे आगे। तो इसका निर्माण मायोसीन से प्लीस्टोसीन के मध्य होता है और सर्वथा नवीन होने के कारण इस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी हम श्रेणियां पढ़ेंगे उत्तर की ओर उनमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस हिमालय श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो सर्वथा नवीन होने के कारण शिवालिक श्रेणी में जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा चलो, एक चीज़ हमने नहीं देखी कि इसका जो विस्तार है वो 7 जनपदों में है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसका विस्तार 7 जनपदों में, शिवालिक 7, कौन कौन सा, दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मैप में देखते रहें, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत, ठीक है। तो यहाँ इनका 7 जिलों में विस्तार दिखाई देता है। अब हम आगे बात करेंगे। देखें, यह मायोप्लीस्टोसीन
बालू, कंकड़, गोलाश्म तथा संपीडात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित है। ये फैक्ट इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र मायोप्लीस्टोसीन यानी कि मायोसिन और प्लीस्टोसीन, मायोप्लीस्टोसीन बालू, कंकड़, गोलाश्म तथा संपीडात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित है। तो बहुत से स्टूडेंट, मैं जानता हूँ आप एग्जाम में प्रेशर के अंदर आप लोग नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से, ये हर किसी के साथ होता है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें 100% भावर क्षेत्र लगा देंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मोटा बालू, कंकड़, गोलाश्म और संपीडात्मक चट्टानें, तो सीधे सीधे यहाँ पे बिना सोचे सीधे लगाएंगे क्या, भावर क्षेत्र, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लीस्टोसीन काल के बालू कंकड़ से कौन बना है, तब आपका भावर क्षेत्र जरूर होगा। लेकिन मायोप्लीस्टोसीन पूछ दिया यानी कि मायोसिन और प्लीस्टोसीन के बालू, कंकड़ और गोलाश्म तथा संपीडात्मक चट्टानों की मोटी परतों से कौन निर्मित है, तब आप कहेंगे शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, संपीडात्मक चट्टानें भी यहाँ इंक्लूड किया गया है और मायोप्लीस्टोसीन लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसलिए इसे अच्छे से आप लोग तैयार करें। इसका धरातल ऊंचा नीचे है और ढाल तेज है। ठीक हो गया, पहाड़ है तो ढाल तेज होगा। ठीक है, इस श्रेणी का जो क्रम है हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है। ठीक ही हो गया। अब नदियाँ तेज गति से आ रही हैं, बहुत तेज गति से अपने साथ अवसाद लेके आएंगी, तो जो इसका अवसाद वाला जो पहाड़ है उसको बिल्कुल छीलते हुए आएंगे। ठीक है, उसमें गहरी घाटियाँ बनाते हुए आएंगे, तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो श्रेणी है ये खंडित हो चुकी है। ठीक, इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब इसको भी आप लोग यहाँ पे मार्क लगा के रखेंगे कि सीधा क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा क्षेत्र की विशेषता है भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां। तो किस क्षेत्र में भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं, यह है आपका शिवालिक क्षेत्र। कारण क्या है कि जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर आपका ये शिवालिक आएगा, फिर आपका गंगा का मैदान। तो यहाँ से जो महान हिमालय से जितनी भी नदियाँ आएंगी बहते 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 शिवालिक तक पहुँची हैं, तो यहाँ से यहाँ आने तक इनका वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है, अवसाद इनमें बहुत ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो क्षरण होगा वो इसी शिवालिक श्रेणी का होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा गहरी घाटियाँ इसी शिवालिक में पाई जाएंगी, क्योंकि यह महान हिमालय से आती हुई नदियों को भी झेल रहा है, मध्य हिमालय से आने वाली नदियों को भी झेल रहा है और स्वयं शिवालिक से उतरने वाली नदियों को भी झेलेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कटाव इसी का हुआ है। ठीक, आगे देखें, ग्रीष्मकाल में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटन केंद्र इसी क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन बना हुआ है भैया। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन केंद्र किस हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखें सर्वाधिक पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक, ये थोड़ा सस्पेंसिव है लेकिन ध्यान रखें आप लोग, एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि मध्य हिमालय श्रेणी में भी आपको बहुत ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि परीक्षा वाणी में ऐसा लिख दिया हो और आयोग दूसरा चेंज कर दे, क्योंकि आप लोग जहाँ देख रहे हैं इन दिनों परीक्षा वाणी के बहुत से क्वेश्चंस को या फिर बहुत से जो डेटा है उसको आयोग ने चेंज करके दे दिया, जैसे राष्ट्रपति वाला था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें, इसके अनुसार परीक्षा वाणी के अनुसार ज़्यादातर पर्यटन केंद्र शिवालिक श्रेणी में है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, निचले भागों में शीशम, सेलम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि वृक्ष, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा इससे पहले वाले एग्जाम में पटवारी वाले में सीधे पूछ दिया गया था कि कौन सा उत्तराखंड क्षेत्र का वृक्ष नहीं है। ठीक है, उसमें एक आपको बैंदी कुछ लिख के दिया था तो वो नहीं था, तो यहाँ पे ध्यान रखें कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके तराई क्षेत्र में चाहे हिमालय क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यही कारण है कि इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि इस हिमालय श्रेणी में आपका लकड़ी उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो हिमालय की ये शिवालिक श्रेणी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, इसीलिए लकड़ी संबंधी उद्योगों का अधिक विकास मिलता है। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं, ग्रीष्मकाल में तापमान 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, तथा शीतकाल में यहाँ तापमान 4.40 से लेकर 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसका मतलब ये काफ़ी अनुकूल जगह है। ठीक है, खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदरासू, बाड़कोट और ऋषिकेश के पास की डोलोमाइट चट्टानों में चूने मिलते हैं। हमने जो परीक्षा वाणी की संक्षिप्त की सीरीज़ देखी थी उसमें हमने खनिज वाला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, या फिर इससे पहले वाले चैप्टर में हम खनिज वाला देख चुके हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। मद्रासू है, बाड़कोट है, या फिर आपका पंटरानू है, नीलकंठ है, ठीक है, बेली, भारसी, ये सारी जगह हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, इनका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी, ये खनिज की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिज तो पाए जाते हैं ठीक है, लेकिन उन खनिजों का दोहन भी आसान है, खोदा जा सकता है आसानी से इन्हें। ठीक,
जबकि अगर आप महान हिमालय श्रेणी देखें तो उसमें खनिज इतनी ज़्यादा गहराई में है कि उस श्रेणी से खनिज प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, फॉस्फेटिक, सैल आदि खनिज भी मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है पूछा जाता है, किस श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप लोग ध्यान रखें कि जितना ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे उत्तर की ओर, ठीक है, शिवालिक से लेकर महान हिमालय, ट्रांस हिमालय की ओर, तो यहाँ पर आपका बारिश की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जितनी ऊंचाई बढ़ेगी तो बारिश होगी नहीं, बर्फ गिरेगी सीधे। जबकि दक्षिण की ओर बारिश की मात्रा बढ़ती जाती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये भी शिवालिक श्रेणी ही है। वार्षिक वर्षा की मात्रा जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है। ठीक, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक सैल आदि खनिज भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है आपका शिवालिक श्रेणी, ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा शिवालिक रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ से लेके भाबर के उत्तर में पूरा शिवालिक रेंज मिलता है। ठीक है, तो इतनी पतली श्रेणी जो मैंने बना दी ये आपका पूरा शिवालिक रेंज में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दून या द्वार क्षेत्र। तो देखिए क्या होता है कि शिवालिक रेंज के उत्तर में अब फिर से वही वाला, ये ट्रांस हिमालय आ गया, ये महान हिमालय, फिर ये लघु हिमालय, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा शिवालिक, और ये गंगा का मैदान, यहाँ पे तराई भाबर का क्षेत्र हल्का सा आ जाता है। ठीक है, तो इस शिवालिक और लघु हिमालय, इसके मध्य में कुछ क्षैतिज चौरस घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक, तो इस क्षैतिज चौरस घाटियों को ही हम लोग यहाँ पे दून या द्वार क्षेत्र कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखें, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में ये जो शिवालिक है इसके उत्तर की ओर, तथा मध्य हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय है, इसके दक्षिण में, अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है दून या द्वार क्षेत्र किन हिमालय श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। तो ध्यान रखें, शिवालिक श्रेणी यानी कि जो सबसे पहली हिमालय श्रेणी है, सबसे बाहरी, तो बाह्य हिमालय, और उसके बाद जो आपका मध्य हिमालय है, तो बाह्य हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाने वाली क्षैतिज और चौरस घाटियाँ ही कहलाती हैं आपकी क्या, दून या द्वार क्षेत्र। क्षैतिज और चौरस से इनके मेन विशेषता है। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, ये क्षैतिज या चौरस घाटियाँ ये वाली हैं। ठीक, प्रायः 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी हैं। चौड़ाई कितनी है, 24 से 32 किलोमीटर। और इनकी ऊंचाई देखें तो देखिए जो श्रेणी है हिमालय श्रेणी, ये थोड़ी ऊंची ही होगी, क्योंकि ये तो घाटी है, निचली होगी, ये हिमालय श्रेणी ऊंची होगी। तो इसकी ऊंचाई हमने पढ़ी थी शिवालिक की 700 से 1200 के आदि। ठीक है, 750 से 1200, तो इनकी आपकी 350 से 750 के मध्य मिलती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो श्रेणियाँ हैं, सॉरी जो ये आपका घाटियाँ हैं, दून घाटी, ठीक है, ये 350 से 750 मीटर ऊंचाई तक ही है केवल। ठीक है, इसलिए एक पठार टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसे घाटी कहा जाएगा। ये आपका चौरस और क्षैतिज घाटियाँ हैं, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक, इन्हें पश्चिम भाग एवं मध्य भाग में दून कहा जाता है। जैसे आपने देखा हुआ देहरादून, चौखम दून, कोठारी दून, पाटली दून, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके दून है। जबकि पूर्व भाग में ना द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्व वाले क्षेत्र में ना द्वार कह दिया जाता है। ठीक, जैसे हरिद्वार आपने सुना होगा। तो देखिए राज्य पाए जाने वाले कुछ प्रमुख दून है, जैसे आपका देहरा है, तो देहरा कहाँ पाया जाता है, देहरादून में। कोठारी और चौखम दून ये कहाँ पड़ते हैं, पौड़ी में। पाटली दून कहाँ पड़ता है, कोटा दून कहाँ पड़ता है, नैनीताल वाले डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। पाटली दून तो आपका कार्बेट नेशनल पार्क जो कि यहाँ पे पाया जा रहा है, कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित दून है पाटली दून, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा राज्य में अन्य दून है, पछवा दून है, पूर्वी दून है, चंदी दून है, हरकी दून है। ठीक है, ये हरकी दून आपका उत्तरकाशी में यहाँ कहीं मिलता है, हरकी दून। ठीक है, तो ये आपका राज्य के प्रमुख दून है। तो दून कहने का मतलब होगा केवल दो पहाड़ियों के बीच की चौरस और क्षैतिज घाटियाँ। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं, इन दून घाटियों या द्वार घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है, तो कौन सी घाटियाँ है, 75 किलोमीटर लंबी और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा। देहरादून सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो देहरादून घाटी की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, पूछा जा सकता है। इस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की भूमि कांप निक्षेपों से ढकी तथा समतल धरातल युक्त नमन घाटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नमन घाटी, इट मीन्स स्ट्राइक वैली। ठीक है, नमन घाटी कहने का मतलब है आपका स्ट्राइक वैली। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी घाटी आपकी स्ट्राइक वैली के नाम से जानी जाती है, या फिर आपके सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो दून घाटी है वो किस प्रकार की घाटी है, तो नमन घाटी है, स्ट्राइक वैली है। ठीक, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपका ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर इसके बाद आपका लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद आपका चौरस घाटी, फिर इसके बाद शिवालिक, और फिर गंगा का मैदान, भाबर क्षेत्र, इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो यहाँ से जो आपका जो अवसाद आएगा उसके लिए भी टकराने के लिए जगह देगी, और यहाँ से जो आएगा उसके लिए भी टकराने के लिए जगह देगी। तो इन दोनों का जो अवसाद है, चाहे वो लघु हिमालय का हो या फिर शिवालिक का हो, इनका दोनों का अवसाद यहाँ जमा होने की जगह मिलती है, इसलिए इसे स्ट्राइक या नमन वैली यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और देखने को मिलती है कि भूस्खलन की घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं, और भूस्खलन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है, तो यहाँ पे जितना भी यहाँ इन श्रेणी में भूस्खलन होगा वो सब कहाँ गिरेगा, इसी घाटी में गिरेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक भूस्खलन किस श्रेणी से आते हैं, वो शिवालिक से गिरते हैं या फिर मध्य हिमालय से गिरते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहती हैं, तो इसलिए
जो आपका लघु हिमालय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसी से ज़्यादा भूस्खलन यहाँ होंगे। ठीक है, तो देखें आपने देख लिया कि ये नमन घाटी है, धरातल युक्त है, समतल धरातल युक्त नमन घाटी। यहाँ गहन कृषि की जाती है। इसकी एक और विशेषता है, गहन कृषि किस घाटी की विशेषता है? नमन घाटी या फिर आपके जो दून घाटी है। ठीक है, मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ जनघनत्व तो अधिक है और दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। यह भी मैंने बताया, भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों साइड पहाड़ हैं, ढालें हैं। ठीक है, तो भूस्खलन अधिक होता है। भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दून घाटी में होने वाले भूस्खलन सर्वाधिक किस श्रेणी से होते हैं पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लघु हिमालय श्रेणी से होते हैं, ना कि शिवालिक से। तो लघु हिमालय के भूस्खलन यहाँ ज़्यादा आते हैं। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय श्रेणी की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर से हमने दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणी को बांटा है और हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, सबसे पहले हमने गंगा का मैदान देखा, तराई क्षेत्र देखा, फिर उसके बाद भाबर क्षेत्र देख लिया, फिर उसके बाद आपका शिवालिक श्रेणी देखी, ये वाला जो पूरा रेंज है शिवालिक थी। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाली दून या द्वार घाटियाँ देख ली। अब दून या द्वार घाटी इन क्षेत्रों में मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय पर। तो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में जो चौरस क्षैतिज घाटियाँ ये पाए जा रहे हैं, इन्हीं को दून या द्वार घाटी कहा जाता है। ये हमने देख लिया था। अब हम लघु हिमालय को पढ़ेंगे या मध्य हिमालय को। इसे मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य हिमालय कहते हैं। और लघु हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा हिमालय महान हिमालय है, तो इसके बाद छोटा छोटा था, इसलिए लघु हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और वृहत हिमालय के दक्षिण में 9 जिलों में फैली हुई श्रृंखला जो है उसे लघु हिमालय श्रेणी कहा जाता है। तो आप लोग एक ट्रिक यहाँ से ध्यान रखेंगे भैया, ट्रांस मैंने बताया 3 में, फिर महान 6 में और लघु 9 में। ठीक है, तो ये इतने करके 3, 6, 9 ये है। फिर इसके बाद शिवालिक तो 7 से इसका संबंध है। ठीक, और भाबर तराई क्षेत्र तो आप लोगों का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि तराई क्षेत्र है, इसका विस्तार दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी पौड़ी, दक्षिणी नैनीताल और मेनली उधमसिंह नगर में पाया जाता है। भाबर क्षेत्र जो है आपका ये आपका मध्य देहरादून और मध्य पौड़ी वाले क्षेत्र में और मध्य नैनीताल में पाया जाता है। ठीक है, और गंगा का मैदान आपका केवल हरिद्वार में। ये तो आप वैसे ही बना लेंगे, इन क्षेत्रों का थोड़ा सा मेन है। तो ट्रांस हिमालय 3 में, महान हिमालय 6 में और लघु हिमालय लगभग 9 श्रेणी में पाया जाता है। ठीक, ये परीक्षावाणी का डेटा है, इसे आप लोग ध्यान रखें। तो 9 जिलों में फैली हुई श्रृंखला है। कौन कौन से? देखिए, पूर्वी छोर पर चंपावत यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके बाद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। मैप उठाएं, सामने रखें और उसमें देखते जाएं कहाँ कहाँ होगा। ठीक, चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय श्रेणी है, ये सभी हिमालय श्रेणी में सबसे ज़्यादा चौड़ी है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि महान हिमालय सबसे चौड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। मध्य हिमालय सबसे चौड़ा है, 70 से 100 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर। अब फिर से याद कीजिए ऊंचाई को, आपने पढ़ा था शिवालिक की ऊंचाई 750 से 1200 मीटर के आसपास। ठीक है, अब इसकी आगे देखिए 1200 से 4500 मीटर के आसपास, तो ऐसे बढ़ते जाएगी। ठीक है, फिर अगले की आएगी आपकी 4500 मीटर से लेकर कहाँ तक? 4500 मीटर से लेकर और ऊपर तक। ठीक है, यानी कि जो महान हिमालय है 7870 मीटर तक, नंदा देवी तक। ठीक है, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन इनके बीच में एक ऊंचाई हमने देखी थी दून या द्वार घाटी की। ठीक, वो थी आपकी लगभग 750 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये 400 मीटर 300 मीटर से 750 के आसपास आपको दून घाटी की भी मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग ऊंचाइयाँ लगातार क्रम में ध्यान रखते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ में छूट गई, इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर, ये हमने देख ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित हैं। तो इसमें देववन, नागटिब्बा, रीवा, मंसूरी, झंडीधार, चाइना पीक, ठीक है, जो नैनीताल में, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रवदनी, मदरांचल, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, ये भी एक श्रेणी है। ठीक है, द्रोणगिरी, द्रोणगिरी इस बार पूछा गया था। ठीक है, द्रोणगिरी, ये द्रोणगिरी आपका जो अल्मोड़ा वाला है इसे द्रोणगिरी ही कहा जाता है वैसे। ठीक, और जो आपका चमोली वाला है उसे दूनागिरी या द्रोणगिरी दोनों कहा जाता है। तो आयोग ने दूनागिरी वाला चमोली वाला ही माना था। तो द्रोणगिरी, उताई, रानीखेत, ये आदि मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। तो ये मध्य हिमालय में आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चौड़ा क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक पर्वत श्रेणियां इसी क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक, इस क्षेत्र के श्रेणियों में आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का आंचल कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस पर्वत श्रेणी को हिमांचल या हिम का आंचल कहा जाता है, तो ये आपका आएगा मध्य हिमालय श्रेणी। और क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ हिमाच्छादन थोड़ा कम होता है किस इन कंपेयर टू महान हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव। अब जितनी भी श्रेणियाँ आएंगी, चाहे लघु हिमालय है, महान हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, सब में जीवाश्म बिल्कुल अभाव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब इनका निर्माण हुआ तब यहाँ पे जीव प्रजाति एग्जिस्ट नहीं करती थी इन क्षेत्रों में। ठीक, इसलिए जीवाश्म का अभाव, जबकि जो आपकी शिवालिक श्रेणी है उसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक,
इसके बाद हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय का निर्माण वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो मध्य हिमालय श्रेणी है इसका निर्माण किससे हुआ है, वलित और कायांतरित चट्टान से हुआ है। ठीक है, वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन और कायांतरित चट्टान। ठीक, ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक काल के चट्टानों के बने हैं, जिनमें स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ज, नीस, ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ये सारी विशेषताएं हैं लघु हिमालय की, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। इस श्रेणी के विभिन्न स्थानों से कई खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे तांबा अल्मोड़ा और पौड़ी से, ठीक है, एस्बेस्टस पौड़ी गढ़वाल से, ग्रेफाइट पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा आदि जगहों से, जिप्सम एवं मैग्नेसाइट, आपने पढ़ा होगा कि जिप्सम खरारी घाटी पौड़ी जिप्सम के लिए फेमस है, मैग्नेसाइट के लिए पिथौरागढ़ का आपका जो चंडाक क्षेत्र है, अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्राप्त होता है मध्य हिमालय श्रेणी से। इस श्रेणी के दक्षिण की ओर के ढाल अत्यधिक तेज हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहाँ से तो ऐसे श्रेणी बनी है और यहाँ से ऐसे है कुछ, ठीक है, तो ये ढाल ज़्यादा तेज है लघु हिमालय का, और उत्तरी ढाल थोड़ा मंद है। तो दक्षिणी ढाल तेज है जबकि उत्तरी ढाल मंद है और वनों से ढके हैं, तो उत्तरी ढाल में ज़्यादा वन पाए जाते हैं मंद ढाल होने के कारण। ठीक है, इस हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल आदि कई नदियाँ निकलती हैं, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहराई की घाटियों में बहती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अनेक ताल या झील पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे भैया, जो लघु हिमालय श्रेणी है इसमें हमने बात की कि सर्वाधिक जो श्रेणियां हैं, ठीक है, यानी जो भी आप चोटियां पढ़ते हैं, नाग टिब्बा या फिर आपका गन हिल पढ़ेंगे, तोप टिब्बा पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे आप लोग रानीखेत में दीपा श्रेणी, द्रोणागिरी श्रेणी, ये सारी जो श्रेणियां आप लोग पढ़ेंगे ये सब मध्य हिमालय का विशेषता है। दूसरी बात, मध्य हिमालय के ही ढालों पे आपके सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं। जितने भी ताल उत्तराखंड में आप लोग पढ़ते हैं मध्य हिमालय श्रेणी में ही है, ठीक है, शिवालिक या महान हिमालय में बहुत कम ताल है, लेकिन मध्य हिमालय में सर्वाधिक ताल पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग बुग्याल, जो तीसरी चीज़ है, बुग्याल भी कहाँ, ये आपके सर्वाधिक मध्य हिमालय श्रेणी में है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य हिमालय की विशेषता में। तो यहाँ पे अनेक झील पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नैकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सुखा ताल, सड़िया ताल, भीम ताल, ठीक है, ये सारे ताल इसमें ही पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 160 से 200 सेंटीमीटर है। अब घटते जाएगी वर्षा, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था 200 से 250 सेंटीमीटर, उससे पहले हमने देखा था 250 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है, अब आप आगे हैं 160 से 200 सेंटीमीटर। गर्मी में यह क्षेत्र बहुत सुहावना हो जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान औसतन रहता है 18 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस समय यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है, इसलिए मैंने बोला था कि पर्यटकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र जो है वो शिवालिक लिखा हुआ है परीक्षावाणी में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अन्य जो बुक्स हैं उनमें मध्य हिमालय लिखा हो, तो आप लोग एक बार चेक कर लें, क्योंकि मध्य हिमालय क्षेत्र तो सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करता ही है। ठीक, इस क्षेत्र में राज्य के लगभग आधे लोग रहते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोर्णधारी सघन वन मिलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कोर्णधारी सघन वन जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के हैं, वो किस क्षेत्र की विशेषता है, इस मध्य हिमालय की। ठीक, संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 45 से 60% भाग वनाच्छादित है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात होगी। इन वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल, सरों आदि वृक्ष पाए जाते हैं बाहुल्य मात्रा में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, जो आपका हिमाचल वाला क्षेत्र है वहाँ थच, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, टनमर्ग है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में इसे बुग्याल या फिर प्यार कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो आपके बुग्याल होते हैं ये सिंपल आपके घास के मैदान है, ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदान। घास के मैदान तो आपको घाटी वाले क्षेत्र में भी मिलेंगे, लेकिन उनसे भिन्न इस मामले में है कि ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहाँ पे वनस्पतियाँ कम है, और इनमें जो घास पाई जाती है उस घास का नाम है बुग्गी घास। ठीक है, वो बुग्गी घास पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक घास माने जाते हैं। तो अत्यधिक पौष्टिक घास है जिसका नाम बुग्गी है, तो उस घास की अधिकता के कारण इन्हें बुग्याल कहा जाता है। जबकि नदी घाटियों में जो निचले क्षेत्रों में जो मैदान होते हैं उनमें नॉर्मल दूब घास या फिर अन्य घास आपकी होती हैं। ठीक, इसलिए ये भिन्न है। तो इन्हें बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में नाम दिया जाता है, और ये आपका बहुत ज़्यादा पौष्टिक घास है, इसलिए इसे पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है इन क्षेत्रों को जहाँ पे बुग्याल पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है पशुचारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, या उत्तराखंड में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार। ठीक, तो ये भी मध्य हिमालय में पाया जाते हैं। तो तीन चीज़ें याद रखेंगे, एक आपकी झील या ताल, दूसरा आपके बुग्याल, और तीसरा आपका जो यहाँ का पर्यटन क्षेत्र है, और जिनमें आपकी श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, जैसे आपका ये द्रोणागिरी श्रेणी थी या फिर अन्य श्रेणियाँ, नाग टिब्बा, तोप टिब्बा। ठीक है, तो ये सारी श्रेणियाँ, तो ये तीन विशेषताएं हैं किसकी, मध्य हिमालय श्रेणी की। इसके बाद हम बात कर लेंगे
यह मानव निवास और कृषि की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, काफ़ी चौड़ा क्षेत्र भी है, तो मानव निवास भी ज़्यादा है, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर या सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके यहाँ पे खेती की जाती है, जिसमें आपका धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का, सब्जियाँ आदि उगाई जाती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो मध्य हिमालय में अलकनंदा की घाटी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्न में से कौन सी नदी घाटी चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। वहाँ पे आपको भागीरथी घाटी, अलकनंदा घाटी, मंदाकिनी घाटी या फिर आपका ये गंगा घाटी, तो इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे अलकनंदा की घाटी, बिल्कुल अलग ही ज्वार है ना, एक नॉर्मल ज्वार होता है, एक चुआ ज्वार है, अलग ज्वार है, तो अलकनंदा की घाटी इसके लिए प्रसिद्ध होगी भैया। ठीक है, और जबकि अल्मोड़ा जो है ये मक्के के लिए प्रसिद्ध है, तो मक्का सर्वाधिक उगाई जाती है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय फल में आपके आते हैं सेब, जो कि उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में, हर्षिल वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि ये शीतोष्ण कटिबंधीय फल हैं। ये आपका 2500 मीटर की ऊंचाई तक उगाए जाते हैं। तो ये श्रेणी आपका 2500 मीटर तक की ऊंचाई में ऐसा क्षेत्र प्रदान करती है, ऐसी उपयुक्त जलवायु और भूमि प्रदान करते हैं जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय फल आसानी से ग्रोथ कर सकें। ठीक है, यहाँ का जो हर्षिल है वो तो बहुत ज़्यादा उत्तरकाशी का बहुत ज़्यादा फेमस है सेब के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बिना छिलके वाली मलके के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, सॉरी बिना छिलके वाली राजमा के लिए। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आया था आपका महान हिमालय या सॉरी लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र, ये खत्म हुआ यहाँ पे। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसी क्षेत्र में पढ़ने वाली एक इंपॉर्टेंट श्रेणी जहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड का पामीर। तो सीधा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे दूधातोली श्रेणी। जैसा कि अभी हमने बताया मध्य हिमालय की विशेषता है भैया, बहुत सारी श्रेणियाँ, तो इसी में दूधातोली की श्रेणी भी पाई जाती है। उत्तराखंड का पामीर में देखें, लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा 3 जनपदों में कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये इंडिया है, इंडिया का एक छोटा सा पार्ट हो गया आपका उत्तराखंड, ये उत्तराखंड आ गया, इसमें एक छोटा सा भाग है आपका ये वाला, जो कि 3 जनपद यहाँ पे हैं, आपका चमोली है, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे पौड़ी है और नीचे आपका अल्मोड़ा है। ठीक है, तो 3 जनपद कौन कौन से, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, ये मैंने लिखा, क्या बना आपका कैप। अब देखें पामीर, आप लोग याद रखें पामीर से इसकी तुलना की जा रही है, इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जा रहा है। तो जो आपका पामीर का पठार है, आपने पढ़ा होगा, पामीर का पठार आपका हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के उत्तर के क्षेत्र में कहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये भारत का यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ये जहाँ पे इसकी सीमा समाप्त होती है, इसके बाद थोड़ा सा उत्तर में अगर आप लोग चले जाते हैं, यहाँ की ओर चले जाते हैं, यहाँ तो आपका ये जो आपका पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर वाला क्षेत्र मिलेगा, पाकिस्तान और चाइना भी यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहीं पे आपका कहीं पामीर का पठार पड़ता है यहाँ। तो पामीर का पठार इतना बड़ा पठार है कि उसे विश्व की छत कहा जाता है। अब छत कहाँ होती है, हमारे सर के ऊपर होती है ना छत। अब उत्तराखंड का जो दूधातोली श्रेणी है ये भी पामीर के पठार की तरह बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि विश्व की छत बन जाए। तो ये किसकी छत बनेगी, एक आदमी की या फिर एक छोटे से उत्तराखंड राज्य की। तो हम कह सकते हैं छत सर के ऊपर है, और कैप भी कहाँ होती है, सर के ऊपर पहनी जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कैप है यहीं पर फैली हुई है आपकी दूधातोली श्रेणी। कैप बोले तो चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, तो पिथौरागढ़ नहीं करना है, पौड़ी करना है। ठीक है, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी, तो कैप में फैली हुई है आपकी दूधातोली श्रेणी, ये वाला क्षेत्र है दूधातोली रेंज का। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आसपास आपका गैरसैंण पड़ता है, और जहाँ हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसे बनाया गया है। ठीक है, और इसके लिए बहुत विवाद रहा था, बहुत मुश्किल से अभी ये बनी हुई है, तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पड़ रहा है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा के बाउंड्री पे, जहाँ पे सब तीनों का मिलन बिंदु है। ठीक, अब यहाँ की विशेषता देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो ध्यान रखेंगे दूधातोली श्रेणी जो है इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका कैप यानी कि चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी में फैली हुई है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं, रामगंगा जो कि पश्चिमी रामगंगा है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, इसके साथ साथ आटागाड़, फिर नयार नदी, दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों नयार, और इसके साथ साथ वनु। तो 5 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वनु, ये 5 नदियाँ यहाँ से निकली हुई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लो भैया अच्छे से। ठीक है, लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघल जाने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, और यहाँ हिमाचल के गद्दी और गुजर, तो गद्दी और गुजर हम ये भूगोल में पढ़ेंगे, यहाँ की जनजातियाँ। ठीक है, गद्दी और गुजर पशु चराने आते हैं, और यहाँ राज्य के एवं हिमाचल प्रदेश के पशु चारा खरक बनाकर रहते हैं। खरक कहने का मतलब अस्थायी घर। ठीक है, छोटा सा घास फूस का और डंडे का एक रहने का आवास टाइप का बना लिया, खाली सोने के लिए, रात को रुकने के लिए, और वहाँ पे आपका पशु चराते रहते हैं, तो उसे खरक कहा जाता है। तो ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, दूधातोली श्रेणी। ठीक है, दूधातोली श्रेणी के बारे में अन्य चीज़ें देख लेते हैं। देखें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये आपने देखा ही होगा,
पेशावर कांड से रिलेटेड थे। वीरचंद सिंह गढ़वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने पेशावर कांड आपने पढ़ा होगा, 23 अप्रैल 1930 को जो घटना हुई थी, अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। और इसी कारण से आपका इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की थी 23 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत अधिक प्रभावित थे और यहीं कोदियाबगड़ नामक स्थान पर, जो कि दूधातुली श्रेणी के लगभग निचले हिस्से में पाए जाते हैं, तो कोदियाबगड़ नामक जगह पर इनकी समाधि है। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? गैरसैंण में, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो दूधातुली श्रेणी है इसके श्रेणी के जड़ में कोदियाबगड़ नामक स्थान पर वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि है, ठीक। और वीरचंद सिंह गढ़वाली से अभी क्वेश्चन बना हुआ था आपका, इसी एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था, कब वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की थी? तो आपको पता होगा 1 जून 2002 से ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, इनको आप लोग कवर करते हुए चलेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगला है, 1960 में वीरचंद सिंह गढ़वाली ने नेहरू से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। ये क्वेश्चन बनेगा भैया, आगे जरूर बनेगा, क्योंकि अभी ये गैरसैंण बन चुकी है राजधानी और बहुत विवाद के बाद बनी है। विजय बहुगुणा जी 2012 से लगे हैं इसके प्रयास में, और 2012 से लेकर 2020 में जाके राजधानी के रूप में घोषित हुई है, ठीक है। इसलिए इनका बहुत लंबा सफर रहा, लेकिन फिलहाल ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है, जो कि यहाँ पड़ती है। अब देखिए है क्या ना, आप लोग देख सकते होंगे कि उत्तराखंड का ये एक तरीके से ज्यामितीय रूप से आप लोग कहेंगे केंद्र बिंदु है, ठीक है। इसलिए लोग चाहते थे कि ये आपका उत्तराखंड की राजधानी बने, जबकि हमारी राजधानी कहाँ है? कैपिटल क्षेत्र देहरादून है, जो कि आप लोग देख रहे हैं सबसे पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे देहरादून और हरिद्वार वालों के लिए तो नज़दीक है, लेकिन चंपावत है, पिथौरागढ़ है, इन क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो इसी कारण से इसे राजधानी के रूप में लोग चाहते हैं कि गैरसैंण को स्थापित किया जाए, क्योंकि सेंटर में, जबकि देहरादून को ना बनाया जाए। लेकिन अब जो देहरादून पहले से राजधानी है उसे हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए देहरादून भी राजधानी है और गैरसैंण द्वितीय राजधानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गैरसैंण को किस वर्ष राजधानी बनाने के लिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए वीरचंद सिंह गढ़वाली ने मांग की थी? तो 1960 में, ध्यान रखें। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में है और ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा कि ब्रिटिश काल में गैरसैंण क्षेत्र, जो कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये किस परगने में पड़ता था? तो ध्यान रखेंगे चांदपुर परगने में, ठीक है। और यहीं पर आपकी परमार वंश की नींव डाली थी 688 में, किसने? कनकपाल ने, चांदपुर गढ़ी में, ठीक है। प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ पर मेला भी लगता है। किन की याद में? वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में, जिनकी यहाँ पे समाधि है कोदियाबगड़ में। तो इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 12 जून को यहाँ मेला लगता है। ध्यान रखें भैया, 1 जून 2002 से वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना शुरू है, जबकि मेला लगता है 12 जून को, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। और क्यों हम गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं, ये मैंने बता दिया कि सेंटर बिंदु है राज्य का, किसी भी जगह से आप लोग देखते हैं तो लगभग सेंटर में पड़ता है, इसलिए राजधानी के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब राजधानी से संबंधित कुछ समितियाँ भी बनी थी यहाँ पे। स्थायी राजधानी के लिए आयोग बना था और एक राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए। तो पहला था कौशिक समिति, जो कि राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित हुआ था 1994 में, 1993 में, ठीक है। जबकि दूसरा था आपका ये दीक्षित आयोग, ठीक है, जो कि 2001 से शुरू हुआ, वैसे 2003 में दीक्षित इसके अध्यक्ष बने। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, वृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र। तो वृहत हिमालय, उच्च हिमालय हमने श्रेणियां पढ़ दी हैं। सबसे पहले आपका ऐसे ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद आएगा वृहत हिमालय सबसे ऊंचा क्षेत्र, फिर इसके बाद आएगा आपका मध्य हिमालय, ठीक, और इसके बाद चौरस घाटी, फिर आता है आपका शिवालिक क्षेत्र, और इसके बाद भावर क्षेत्र, फिर उसका गंगा का मैदान। तो इस तरीके से हम पूरी श्रेणियां पढ़ चुके हैं। हमने गंगा तराई क्षेत्र पढ़ दिया, गंगा का मैदान क्षेत्र पढ़ दिया, भावर पढ़ दिया, शिवालिक पढ़ दिया, ठीक है, देहरादून की घाटियाँ पढ़ ली, मध्य हिमालय पढ़ लिया। अब हम आते हैं महान हिमालय पर, फिर आएगा ट्रांस हिमालय। तो देखिए, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र जो है लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। एक मिनट। तो देखें, लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है। और मैंने बता दिया कि कौन से भ्रंश रेखाएं इन्हें अलग करते हैं। उन्हें लिख लें और अच्छे से रट लें, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ITHZ है, MCT है, MBF है और HFF या फिर HBF, याद कर लेना। तो ये दक्षिण में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी को वृहद या उच्च या फिर आंतरिक हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आंतरिक हिमालय आप लोग 100% लघु हिमालय लगा देंगे। ये आंतरिक हिमालय आपका वृहद हिमालय ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक क्षेत्र है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके बाद आता है आपका महान हिमालय। तो ये महान हिमालय जो है, इसके बाद जो लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय और इस ट्रांस हिमालय के मध्य में स्थित है, इसके अंदर, तो इसे आंतरिक हिमालय कहा गया, ठीक है। आप लोग अगर प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, मानसखंड केदारखंड वाला स्कंद पुराण, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इसको आंतरिक हिमालय के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये महान हिमालय जो है आपका मध्य और ट्रांस हिमालय इनके मध्य में स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट है आंतरिक हिमालय, या फिर इसे मुख्य हिमालय
कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री कहा गया है। हिमाद्री का मतलब क्या होता है? हिमाच्छादित होना, ज़्यादा हिमाच्छादित, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला है तो सर्वाधिक बर्फ़ यहीं गिरेगी, तो इसलिए इसे हिमाद्री कहा गया है। उत्तराखंड में इसकी चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर। तराई की 20 से 30 थी, बीच में आपके तराई के बाद भाबर क्षेत्र, फिर उसके बाद शिवालिक रेंज, मध्य हिमालय आए, ठीक है। इनकी अलग अलग आई, जो एक की 15 से 20 आई, सॉरी भाबर की 10 से 12 आती है, तराई की 20 से 30 आती है, ठीक है। और आपका ये जो लघु हिमालय श्रेणी है इसकी तो बहुत ज़्यादा है, 70 से 100 किलोमीटर। अब फिर से हम वापस आ रहे हैं 15 से 30 में, तो 15 से 30 किलोमीटर है वृहत हिमालय की। मैंने बताया था सर्वाधिक चौड़ी आपकी महान हिमालय, सॉरी जो मध्य हिमालय इसकी रेंज है, और इसके बाद आपका अन्य श्रेणियाँ जो है कम है। तो आपने वो पढ़ा था 70 से 100 था, लेकिन ये कितना है? केवल 15 से 30, जबकि नाम है वृहत या फिर उच्च हिमालय या महान हिमालय, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक। इसकी ऊंचाई लेकिन ज़्यादा होगी, 4500 मीटर से लेकर 7870 मीटर, जो कि नंदा देवी की ऊंचाई है। और आप जानते होंगे नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। इसका विस्तार 6 जिलों में पाया जाता है। उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, 3 ये ऊपर के हो गए, सॉरी उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली, ये 3 ऊपर के हो गए। इसके बाद बीच में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये आपका नीचे के, उससे थोड़ा नीचे के डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इन 6 जिलों में इनका विस्तार मेनली पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। महा हिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी गंगा आदि बहुत तेज़ नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। ऊंचाई से गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी भी होगा, तो इससे इनका क्षरण काफ़ी करते हैं और काफ़ी अवसाद भी लेकर आते हैं। तो इन श्रेणियों के द्वारा इस श्रेणी को, सॉरी इन नदियों के द्वारा इस पर्वत श्रेणी को कई खंडों में विभक्त कर दिया गया है, और प्रत्येक खंड में एक से अधिक पर्वत श्रेणियाँ पाए जाते हैं, जिनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं परीक्षावाणी में। तो मैंने ऐसे ही इनको इंक्लूड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछे जा सकते हैं, एक बार ना देख लेना, ठीक है। तो बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री एक श्रेणी बनती है। दूसरी बनती है गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, ठीक है। कामेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल और नंदाकोड़े पूरी एक रेंज बनेगी। पंचाचुली एक अलग रेंज बनेगी, और कुटी सांगटांग ये एक रेंज है। तो ये पूरा का पूरा महान हिमालय की ही रेंज है यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर आप लोग पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं यहाँ से, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री श्रेणी, फिर गंगोत्री, केदारनाथ श्रेणी, ऐसे फिर कामेट, गौरी, माणा श्रेणी मिल जाएगी। नंदागिरी, दूनागिरी ये वाली श्रेणी, त्रिशूल, कामेट ये थोड़ी लंबी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पिथौरागढ़ वाली रेंज में पंचाचुली श्रेणी मिल जाएगी, और फिर उसके बाद पिथौरागढ़ के पूरे क्षेत्र में कुटी, सांगटांग आदि श्रेणियाँ। तो ऐसे करके जो हिमालयी नदियाँ हैं ऊपर से ऐसे नीचे की ओर ऐसे बहती होंगी, तो इनने इस पूरी रेंज को जो यहाँ से यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर पूरी फैली हुई थी महान हिमालय श्रेणी, इसे बांट दिया है बीच बीच से काट के, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, जो हम महान हिमालय पढ़ रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, जो केवल 3 जनपदों में फैला होगा, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में। इसके बाद जो एक ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आपका 6 जनपदों में फैला हुआ है, तो ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, देखें। इस क्षेत्र के विशाल हिमनद या ग्लेशियर प्लीस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जो इनमें हिमाच्छादन हुआ है उसी युग में हुआ है जिस युग में आपका भाबर क्षेत्र का निर्माण हो रहा था, प्लीस्टोसीन युग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे भैया कि प्लीस्टोसीन युग का हिमाच्छादन का साक्ष्य कौन सी श्रेणी प्रस्तुत करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कन्फ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है आयोग, आपको पता है कितने डीप में जा रहा है, ठीक। तो ध्यान रखें कि प्लीस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं आपके विशाल हिमनद, किस श्रेणी के? महान हिमालय श्रेणी, आंतरिक हिमालय श्रेणी, ठीक है, या वृहत हिमालय, उच्च हिमालय, जो भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक। तो उस हिमालय की श्रेणियाँ प्लीस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन हिमनदों की हिमानियाँ जो हैं या बर्फ़ की नदियाँ, तो हिमानियाँ या बर्फ़ की नदियाँ इन हिमनदों में पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें प्रवाह होता है। जो आपका ये हिमानियाँ इनमें इकट्ठा हुई हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हुई है, उनमें प्रवाह मिलता है, धीरे धीरे वो खिसक रही हैं और वो पिघल रही हैं, पिघल के बह रही हैं, तो इसलिए इन्हें हिमानी कहा जाता है। तो क्योंकि इनमें प्रवाह है। और बमक, इन्हें बमक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक चबूतरा टाइप का बन गया, इकट्ठा होते रही बर्फ, होते रही बहुत बड़ा चबूतरा बन गया और वो धीरे धीरे खिसक रहा है। तो उसे या तो हम हिमानी कह सकते हैं, हिमानिया कह सकते हैं, ठीक है, या बर्फ़ की नदी कह सकते हैं, या फिर बमक कह सकते हैं। इन नामों से भी जाना जाता है किसको? इन हिमनदों को जो इनमें जमा हुए हैं, ठीक है, प्लीस्टोसीन युग में। इस पर्वत श्रेणी का लगभग पूरा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए भैया, इससे पहले हमने पढ़ा था एक भाबर से क्षेत्र में पढ़ा था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारा मोटा बालू, कंकड़ और बड़े बड़े अवसाद कहाँ पे मिलते हैं? भाबर क्षेत्र में। इसके बाद आपने शिवालिक में पढ़ा, शिवालिक का निर्माण मायो प्लीस्टोसीन युग के बालू कंकड़, मोटे बालू कंकड़ और आपका संपीडात्मक चट्टानों से हुआ है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन था, वो भी आपने याद किया। तीसरा यहाँ है कि यह क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी या कौन सा क्षेत्र अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, तो ध्यान रखें महान हिमालय श्रेणी। जबकि आपने पढ़ा था किस श्रेणी में बहुत अधिक गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो वो आपका शिवालिक रेंज था। तो ये चीज़ अलग अलग है, ध्यान में रखनी है, ठीक है, इन्हें इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट करेंगे। तो अत्यंत पथरीला और कटाफटा है, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई पंखाकार उपनतियों वाली मोरदार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग डबल मार्क्स
कर लें, डबल स्टार लगा लें, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी पंखाकार उपनतियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लें, रट लें, रोज रोज इसको बोलें, ठीक है। एक तो अत्यंत पथरीला और कटापटा है, ठीक हो गया। दूसरा पंखाकार उपनतियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं से बना हुआ है। अब ये क्या होता है ये हम भूगोल में समझेंगे, और आपसे जब क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी पंखाकार उपनतियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं से निर्मित है, तो आप लोग बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि यार ये क्या पूछ दिया, कहाँ से आया है, आया किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से, याद पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा के रखें और इसे याद कर लें। पंखाकार उपनतियों वाली मोड़दार श्रृंखलाओं से बना है आपका महान हिमालय, ठीक है। इस श्रेणी की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, और इसके गर्भ भाग में, क्योंकि बाहरी क्षेत्र जो है इसका अवसादी है, ये ध्यान रखें, लेकिन गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। पार्श्व भाग में रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे है, यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचा है तो यहाँ पे सर्वाधिक बर्फबारी होती है, इसलिए अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, और यहाँ की चोटियाँ वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, और यही कारण है इसे हिमाद्री कहा गया है, ठीक है, पुराणों में। क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर हिमपात अधिक होता है, बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम होगी, लेकिन बारिश की जगह क्या होगा, बर्फबारी यहाँ पे अधिक होगी, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखें, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में बारिश की मात्रा तो घटेगी, लेकिन बर्फ की मात्रा बढ़ेगी, और उत्तर से दक्षिण में आने में बारिश की मात्रा बढ़ेगी और बर्फबारी की घट जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट है। इस क्षेत्र में 12 से 13,000 फीट से ऊपर प्राकृतिक वनस्पतियों का नितांत अभाव मिलता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बर्फबारी है, बिल्कुल ही बर्फ है और नंगी चट्टान है, तो यहाँ पे कोई भी आपका वनस्पति नहीं मिलते, ठीक। लेकिन निचले भागों में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 12-13,000 फीट से लेकर नीचे यानी कि 10,000 फीट तक अगर जब आप उतरते हैं तो यहाँ पे कुछ घासें तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वही घास के मैदान हैं जो मैंने बोला था कि ऊंचाई पर उगने वाले बुग्गी पौष्टिक घास के मैदान यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें बुग्याल कह दिया जाता है। तो ये कुछ घासें और कुछ झाड़ियाँ। 10,000 फीट से नीचे आने पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन, जिसमें देवदार है, चीड़ है, ठीक है, या फिर आपके अन्य सुरई टाइप के हैं, इस टाइप के वृक्ष आते हैं, तो ये आपके सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और इन वनों की बनावट आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे आपका तना हो गया, इसमें फिर ऐसे 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 वृक्ष बना होगा, और इसका कारण क्या है कि बर्फ गिरेगी तो यहाँ से इस पर रुकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी, तो ये नुकीली पत्ती वाले वन हो गए, ठीक है। और इसके बाद इसमें मेनली फर, सरों, चीड़, साल, सागौन आदि के वृक्ष मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तराखंड में ऊंचाई पर उगने वाले वृक्ष हैं, ठीक है, सरों हो गया, चीड़ हो गया, सागौन आदि। निचले भाग में छोटे छोटे घास के मैदान फिर मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, अल्पाइन पाशर आदि नामों से जाना जाता है। ये जो आपका 10,000 फीट तक कुछ घासें पाई जाती हैं, ये जो घासें हैं, इन घासों में आपका मेनली 10,000 फीट से 12,000-13,000 फीट तक पाए जा रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर बहुत अच्छी घास नहीं उग पाती है, इसलिए ये ध्यान रखें, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर आपका लाइकेन, ठीक है, लाइकेन या फिर आप लोग कह सकते हैं काई जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है, यानी कि शैवाल, ये सारी चीज़ें उगती हैं, ठीक है। काई, शैवाल, इस टाइप की चीज़ें उगती हैं, बहुत छोटी घास है जिन्हें हम घास की श्रेणी में रख भी नहीं सकते, इस टाइप की चीज़ें। काई, लाइकेन, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे लगातार पानी बह रहा है, चाहे वो सड़क हो या फिर कोई सीमेंट का फर्श हो या फिर कोई दीवार हो, बहुत ज़्यादा लगातार पानी बह रहा है, तो वहाँ पे काई जम जाती है, फिसलन हो जाती है। तो उसी प्रकार की काई वाली घासें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक। लेकिन इससे नीचे वाले भागों में जो घासें मिलती हैं वो बुग्याल या पयार या अल्पाइन पाशर आदि नामों से जानी जाती हैं, ठीक है। तो बुग्याल वाली नीचे हिस्से में पाए जाएंगे। तो निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है या पयार कहा जाएगा या अल्पाइन पाश्चर भी इन्हें कहा जाता है। ये सब नाम उन्हीं के हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा गया है पहले, आगे भी बन सकता है। तो फूलों की घाटी किस में है, महान हिमालय में, जबकि दूधातुल्य श्रेणी किस में है, मध्य हिमालय में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग से पूछे जाते हैं, अलग टॉपिक थे। पामीर उत्तराखंड का, ठीक है, जिसे हम दूधातुली कहते हैं, और दूसरा फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी है महान हिमालय में, जबकि पामीर है मध्य हिमालय में। वृहत हिमालय के मूल निवासी और कठोर परिश्रमी लोग। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि वृहत हिमालय या महान हिमालय, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या में रहने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है आपकी भोटिया जनजाति। तो इस श्रेणी में रहने वाले जो भोटिया लोग होते हैं, यहाँ की घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं, यानी कि ग्रीष्मकाल में, क्योंकि शीतकाल में तो बर्फबारी हो जाएगी, पूरा ढका रहेगा, लेकिन ग्रीष्मकाल में कृषि होती है, ठीक है। और गर्मी के 4 महीनों में ही ये जौ, मड़वा, गेहूँ आदि की थोड़ा बहुत पैदावार करते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तब वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो मूल निवासी हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन करना है, इसलिए पशुपालन करते हैं, ठीक है। भेड़ें पालते हैं, ऊन निकालते हैं, उनसे दन, कम्बल, कुसले, इस टाइप की चीज़ें, कुथले, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा भोटिया दन, भोटिया कम्बल, इस बार तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम करंट अफेयर में उसे कवर कर जाएंगे। इसके अलावा आगे देखें, ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। तो मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन है, इसके अलावा ऊनी हस्तशिल्प भी इनका एक मुख्य व्यवसाय है, और जड़ी बूटी आदि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, ठीक।
आगे हम बात कर लेते हैं इस हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। तो महान हिमालय श्रेणी जो है इसमें पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं सभी जो पर्वत चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, वो सारी की सारी महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी पश्चिमी है, जो कि इसी महान हिमालय में पाई जाती है। तो इसमें श्रेणियाँ पाई जाती हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी ये पटवारी की पेपर में भी क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार, इसलिए इन्हें आप लोग जैसे याद करते हैं कर लो, बार बार पढ़ के कर लो, ट्रिक बना लो, और हो सके तो मैं भी ट्रिक दे पाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं पहली श्रेणी है नंदा देवी पश्चिमी। ध्यान रखें, ये तो याद करनी है। 7,870 मीटर, जो कि चमोली जनपद में है और ये राज्य का सर्वोच्च शिखर है, ठीक। दूसरा है कामेट श्रृंखला, इसके बीच में आते हैं कामेट, जो कि 7756 मीटर ऊंची है और ये भी चमोली में है और दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो नंदा देवी पश्चिमी, फिर कामेट, फिर आएगी नंदा देवी पूर्वी। तो इस तरीके से बनी हुई है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कामेट और फिर इसके बाद नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पश्चिमी, इनके बीच में है कामेट, ठीक। तो कामेट है 7756 मीटर और ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ये भी चमोली में ही है। इसके बाद है नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी जो है इसकी ऊंचाई है 7434 मीटर, ऐसे करके ध्यान रखें आप लोग, 7434, ठीक है, यानी कि 7434 मीटर। और ये पूर्व में है। तो यहाँ से चमोली से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ और चमोली के बॉर्डर पे लगभग पाई जाती है और ये तीसरा सर्वोच्च शिखर है। तो ये तीनों शिखर आपने याद करने हैं। इनका कुछ इस तरीके का बनता है, पहले नंदा देवी पश्चिमी, फिर नंदा देवी पूर्वी और बीच में इनके कामेट पर्वत, ठीक है। इसके बाद अब आपके आते हैं माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणगिरी, गंधमादन, केदारनाथ, कालोंका, ये सारी श्रेणियाँ, ठीक है। तो इन श्रेणियों को आप लोग याद कर लें, इनकी ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग लिख लो। देखो इस तरीके से याद कर सकते हैं, माणा, माँ, बद्री का, चौखम, त्रिशूल, सत्य, द्रोण की, गंध, केदार, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल याद होगी। इसके बाद आप लोग कहेंगे जैसे काल पंच नंदाका भागी, ठीक है, काल पंच नंदाका भागी, श्रीकंठ, हाथी गौरी। यहाँ पे एक गौरी पर्वत भी है, वो भी आप लोग इंक्लूड करें, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया? माँ बद्री का चौखम त्रिशूल, सत्य द्रोण की, गंध केदार, काल पंच नंदाका भागी, श्रीकंठ, हाथी गौरी, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई हुई है। तो आप लोग भी इसी प्रकार पूरी पर्वत श्रृंखलाओं की ट्रिक बनाएं और उनकी ऊंचाई याद रखें। अभी आपका एक नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई पूछी गई थी, ठीक है, 68-51 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो परीक्षा वाणी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था। पंचाचूली की कई बार पूछी गई है, 6904। इसी प्रकार आपका आगे पूछी जा सकती है, जैसे हाथी पर्वत की पूछी गई थी, ये आबकारी जो सचिवालय रक्षक वाला पेपर हुआ था उसमें पूछी थी, ठीक है, 70-27 मीटर हाथी गौरी पर्वत कहाँ है, हाथी पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस प्रकार इनकी ऊंचाई पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लोग नोट कर लें और नोट करके अच्छे से याद कर लें। कुछ नहीं करना आपने, एक पन्ने में जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे लिख दो और जहाँ पे बैठ तो पढ़ा ना चिपका दो, रोज़ एक बार देखोगे याद हो जाएगी। और ये जरूर देखें कि इनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। जैसे आपका ये केदारनाथ पर्वत श्रृंखला है, ये आपका चमोली और उत्तरकाशी मिलते हैं। कालोंका है, ये चमोली में स्थित है। द्रोणगिरी है, दूनागिरी है, चमोली में है, ठीक है। ये तो अभी पूछा गया था, 70-66 मीटर ऊंचाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इनकी कुछ अन्य श्रेणियाँ, जैसे नंदा खाट है, गंगोत्री है, नीलकंठ है, ठीक है। और आपकी यमुनोत्री है, यमुनोत्री 6400 मीटर, ये भी आपका दिया हुआ था ऑप्शन में। अगर जिसने यमुनोत्री की ऊंचाई पढ़ी होती तो आराम से एलिमिनेट कर गया होगा। बंदर पूंछ 6320, ठीक है, इसकी भी ऊंचाई दी हुई थी। नंदा घुंगटी 6309। तो आप ये मान के चलो कि अब शुरुआत की पर्वत श्रेणियाँ नहीं पूछ रहा आयोग, बीच में से उठा के पूछ रहा है, यहाँ से पूछ देगा कुछ। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, इसलिए इनके लिए एक ट्रिक बना लें और याद कर लें। नहीं होगी तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा। नंदा घुंगटे, स्वर्गारोहणी देखिए 62-52, हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में इनमें से कोई बन जाए। गौरी पर्वत 62-50 मीटर, ठीक है। गुन्नी पर्वत जो कि चमोली पिथौरागढ़ की सीमा पर है, 81-80। नारायण पर्वत है, नर पर्वत है, ठीक है। जैलंग पर्वत है। तो ये सब 58-71 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है महान हिमालय की। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र यानी कि तिब्बत क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय या टिबियान क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकांश विस्तार, जो ट्रांस हिमालय है, इस रेंज का अधिकांश विस्तार आपका तिब्बत में मिलता है। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड के उत्तर में जो सीमा है वो चीन की है, इससे पिछली वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तिब्बत वाली सीमा आती है, तो तिब्बत क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है, इसलिए इस श्रेणी को टिबियान क्षेत्र कहा जाता है। अब एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन कि किस पर्वत श्रेणी को टिबियान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखें ट्रांस हिमालय क्षेत्र। किस श्रेणी को आपका जैक्सर श्रेणी के रूप में जाना जाता है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक है। वो ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखें इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में और कुछ तिब्बत यानी कि चीन के नियंत्रण में है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। हमने पढ़ लिया कि सब उत्तर में चलते रह रहे हैं। इस क्षेत्र की चौड़ाई फिर से 20 से 30 किलोमीटर है, ठीक है। ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के मध्य है और इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होगी, देखो, क्योंकि सर्वाधिक ऊंची तो आपकी महान हिमालय है ना। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैंक्सर श्रेणी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है पहले, तो ध्यान रखें। जेलुखगा
माणा, नीति, चोर होती, दमदम, छलछल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि इस क्षेत्र में स्थित दर्रे हैं। तो आप लोगों को दर्रे वाले चैप्टर में हम लोग कवर करवाएंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं। ये थांगला, मुलिंगला, नेलंग, साग चुकला, ठीक है। इसी प्रकार नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, डुंगरी, ला, बाल, चा, घाट, रलिया, सलसल, तंजुन, कोई, भ्यूंडार, तो ये सारे के सारे हम दर्रे क्लियर करवा देंगे। जैसे मैंने याद किए हैं ऐसे आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उत्तर से दक्षिण में पूरा का पूरा हिमालय का जो क्रम है वो पढ़ लिया है। और यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी हो गई है, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मैप से समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, ताकि एक ही बार आप लोग देखें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कभी ना भूलें, ठीक। तो मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा भैया कि आप लोग जब भी इसे पढ़ें तो मैप से पढ़ें, उसमें टिक करते हुए पढ़ें, अपने मैप को पूरा घिस दो, रंग बिरंगी बना दो, ठीक है। और नहीं हो पा रहा है, एक ही मैप है, तो आप लोग बाजार से ब्लैंक मैप खरीद के लाओ, उत्तराखंड के 2 रुपये का एक मिलता है छोटा सा, उस मैप में भरने की कोशिश करो, उनमें बनाने की कोशिश करो। इससे आपका बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से सटीक जो आपकी स्टडी है वो बनेगी, या फिर आपका जो जितने भी क्षेत्र हैं वो सटीक तरीके से आपके दिमाग में चिपक जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम लोग प्रयास करेंगे आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहे। और ये जो है भौगोलिक का भाग 2 था। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है आपका जलवायु वाला क्षेत्र, तो उसे हम कवर करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।